शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान, दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मुझे एक खुफिया मकाम पर ले जाया गया था जहां मुझे अपने मिशन पर रवाना होने से पहले तक कयाम करना था। ये जगह शहर से बाहर थी और इसकी तफसीलात पर मैं नहीं जाऊंगा। वहां मेरे लिए एक बैरक नुमा कमरा तैयार करवा दिया गया था। ये बिल्कुल वीरान जगह थी और आसपास कोई आबादी नहीं थी, न जंगल न खेत, बंजर सा मैदान चारों तरफ फैला हुआ था। यहाँ मेरे लिए इंतहाई सादगी की शक्ल में जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। बावर्ची खाना कुछ फासले पर था, वहाँ और कोई मुलाजिम भी नहीं था। बावर्ची ही सुबह शाम खाना वगैरह पकाता और मुझे कमरे में दे जाता। वो बूढ़ा आदमी था और बहुत कम बात किया करता था। यहाँ आए मुझे 3 दिन गुजरे तो भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने आकर बताया कि मुझे आज रात की फ्लाइट से कराची जाना होगा, जहाँ मेरे नाक की प्लास्टिक सर्जरी होगी। मुझे क्या एतराज हो सकता था। मैं खुद चाहता था कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद मेरी शक्ल हूबहू दहशतगर्द धर्मचंद जैसी हो जाए, ताकि मैं उसका रूप बदल कर दुश्मन के घर में जाकर उसके पाकिस्तान दुश्मनों को खाक में मिला सकूं। मुझे इस बात का एहसास था कि मैं दुश्मन के मोर्चों में जा रहा हूं और मेरे जिंदा वापस आने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन मुझे मौत का खौफ बिल्कुल नहीं था। मुल्क मिल्लत की खातिर जान देना एक सादत है। कराची में कई रोज तक मेरे नाक की प्लास्टिक सर्जरी का अमल जारी रहा। ये काम भी खुफिया तौर पर हो रहा था। जब सर्जरी का मरहला तय हो गया तो मुझे आईना दिखाया गया। मेरे नाक की ऊपर की जानिब जो हड्डी ऊपर को उभरी हुई थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके बाद मेरे बाल जदीद तकनीकी आलात की मदद से घुंघराले बना दिए गए। मुझे बताया गया कि ये बाल कम से कम 1 साल तक ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद इनका घुंघरालापन खत्म हो जाएगा। तब मैं धर्मचंद की हैसियत से अगर बालों को मुड़वा भी दूं तो किसी को शक नहीं पड़ेगा। अब जो मुझे भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने कराची के होटल के कमरे में जहां हम ठहरे हुए थे दहशतगर्द धर्मचंद का फोटो दिखाया तो मैं खुद हैरान रह गया। मेरी और धर्मचंद की शक्लों में जरा भी फर्क नहीं था। अब ये मालूम करना बड़ा जरूरी था कि भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद कौन से सूबे का रहने वाला है और पंजाबी बोलता है या कोई दूसरी जबान बोलता है। अस्पताल में अभी तक उसे होश नहीं आया था। जिस खुफिया मकाम पर मैंने डेरा जमाया था वहाँ मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। ठीक ठीक निशाना लगाने की मशकें होने लगी। हर किस्म का छोटा बड़ा असलहा चलाने की तरबियत दी जाने लगी। साथ साथ जिस्मानी वर्जिश सुबह शाम करवाई जाने लगी। मैदान में दौड़ाया जाता। पहले मैं मैदान का आधा चक्कर लगाने के बाद ही थक कर बैठ जाता और मेरा सांस फूल जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा सांस पक्का हो गया और मैं मैदान के 2-3 चक्कर लगाने लगा। इस दौरान भट्ट साहब और सुल्तान साहब से रोजाना मुलाकात होती। वो आमतौर पर शाम के वक्त आते। एक रोज वो आए तो उनकी जबानी मालूम हुआ कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद को होश आ गया है। सुल्तान साहब ने कहा अभी उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ उसे होश ही आया है। उम्मीद है कल शाम तक वो बात करना शुरू कर देगा और हमें ये पता चल जाएगा कि वो भारतीय पंजाब का रहने वाला है या किसी दूसरे सूबे से उसका ताल्लुक है। भट्ट साहब ने कहा उसका होश में आ जाना हमारे हक में बेहतर है। हम उससे ये भी मालूम कर सकेंगे कि भारत में उसके माता पिता और बीवी बच्चे किस शहर में रहते हैं और शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ के दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ हैं। इन मालूमात के बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सुल्तान साहब बोले हम इस हकीकत से बेखबर नहीं हैं, लेकिन हम धर्मचंद को मारना भी नहीं चाहते। आज नहीं तो कल हमें उससे बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। बाकी जिंदा बच जाने की सूरत में हम उसे रातों रात अस्पताल से निकालकर एक खुफिया जगह पर पहुंचा देंगे और अखबारों में उसके फरार की खबर छपवा देंगे। ये खबर धर्मचंद के साथी दहशतगर्दों और पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने की वसातत से भारत में शिवसेना के हेडक्वार्टर में पहुंच जाएगी और जब तुम वहां जाओगे तो तुम भी यही जाहिर करोगे कि तुम पाकिस्तान की जेल से फरार होकर आए हो और किसी को तुम पर जरा सा भी शक न पड़ेगा, क्योंकि तुम हर एतबार से धर्मचंद के हमशक्ल होगे। मैंने किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा मुझे इस बात का यकीन करवा दिया जाना चाहिए कि मेरे भारत पहुंचने के बाद धर्मचंद फरार होकर वहां नहीं आ जाएगा। भट्ट साहब और सुल्तान साहब मुस्कुराने लगे। भट्ट साहब ने कहा प्यारे भाई इत्मीनान रखो, जब तक तुम भारत में रहोगे और जब तक तुम्हारा मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता धर्मचंद को हमने जिस तहखाने में बंद किया होगा वो उसी जगह रहेगा। उसके फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी कमांडो ट्रेनिंग 1 माह तक जारी रही। मैं पहले वाला आम किस्म का आदमी न रहा, मैं पूरा कमांडो बन गया।
मुझे पहले एक तालाब में फिर दरिया में तैरने की बड़ी सख्त मशकें करवाई गईं। मुझे एक ऐसा जवान बना दिया गया जो सख्त जानी में चट्टान से ज्यादा मजबूत था और दुश्मन के मुल्क में दुश्मन के हर हरबे का मुकाबला कर सकता था। इस असना में असली भारतीय धर्मचंद काफी सेहतयाब हो गया था और पुलिस उससे पूछगिछ कर रही थी। मैं इस पूछगिछ के नताइज का इंतजार कर रहा था। एक शाम भट्ट साहब और सुल्तान साहब मेरे पास आए। ये तो हमें पहले ही मालूम हो गया था कि धर्मचंद पंजाबी है, मगर ये नहीं पता चल सका था कि वो भारतीय पंजाब के किस शहर का रहने वाला है। उस शाम भट्ट साहब और सुल्तान साहब मेरे पास आए। भट्ट साहब ने मुझे बताया कि धर्मचंद बड़ा पक्का दहशतगर्द है। वो जबान नहीं खोलता, लेकिन इंटेरोगेशन के एक साइंसी फार्मूले पर अमल करने के बाद हमें सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि दहशतगर्द धर्मचंद हरचोवाल कस्बे का रहने वाला है। ये कस्बा भारत के जिला गुरदासपुर में बटाला गुरदासपुर रेलवे लाइन पर कादियां के स्टेशन से 3 मील के फासले पर वाक़ है। सुल्तान साहब ने भट्ट साहब की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरी जो अहम बात धर्मचंद की जबानी मालूम हुई है या हो सकी है वो ये है कि शिवसेना के ये पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द अपने किसी हेडक्वार्टर से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बटाला के शिवा मंदिर में आकर इकट्ठे होते हैं और वहां से उन्हें किसी तरीके से तकरीबकारी के लिए पाकिस्तान में दाखिल कर दिया जाता है। इसका मकसद है कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबसे पहले बटाला के शिवा मंदिर में जाकर दूसरे भारतीय दहशतगर्दों से राब्ता पैदा करना होगा जो किसी न किसी भेस में वहां पर मौजूद होंगे, और अगर तुम उनका सुराग न लगा सके तो वो खुद भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि तुम हूबहू धर्मचंद लगते हो और वो तुम्हें धर्मचंद ही समझेंगे। हरचोवाल कस्बे में धर्मचंद के घर वालों के बारे में जरूरी मालूमात तुम्हें बड़ी अक्लमंदी और मोहतात रहकर खुद हासिल करना होंगी, ताकि अगर तुम जब भी धर्मचंद के घर में जाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी पत्नी है या बहन, उसके माता पिता जिंदा हैं या नहीं, उसके कितने भाई बहन और रिश्तेदार हैं। हमने धर्मचंद से उसके घर बार वालों के बारे में मालूमात हासिल करने की बेहद कोशिश की है, मगर वो हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताता। उस पर तशद्दुद करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। बड़ा तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता भारतीय दहशतगर्द है। सिर्फ जहां वो रहता है उस कस्बे हरचोवाल और बटाला में जहां शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ के दहशतगर्द आकर जमा होते हैं, उस मंदिर का नाम बड़ी मुश्किल से और बड़े जतन करने के बाद मालूम हो सका है। मैं खुद पूरा ट्रेंड हो चुका था। मैंने उन्हें बड़े एतमाद के साथ कहा, इसकी आप फिक्र न करें, जितनी मालूमात आपने धर्मचंद से हासिल की है मेरे लिए उतनी ही बहुत है। बाकी सारे हालात मैं इंशाल्लाह वहां पहुंचकर मालूम कर लूंगा। सुल्तान साहब कहने लगे, मुझे यकीन है हैदर अली कि तुम इस आजमाइश पर पूरे उतरोगे और पाकिस्तान दुश्मन की दहशतगर्दी और तखरीबकारियों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह। भट्ट साहब और सुल्तान साहब वापस जाने लगे तो उन्होंने मुझे बताया कि कल से मुझे खुफिया कोड और सिग्नल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये छोटा सा कोर्स होगा, तुम पढ़े लिखे ज़हीन जवान हो, बड़ी जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। ये ऐसी ट्रेनिंग थी जिसमें बाज़ चीजों को याद रखने की जरूरत थी। ये कोर्स भी मैंने कामयाबी से पास कर लिया। एक दिन दोपहर के वक्त भट्ट साहब और सुल्तान साहब आए। सुल्तान साहब ने आते ही अपने ब्रीफकेस में से उर्दू का एक अखबार निकाला और मेरे सामने रख दिया। एक खबर पर लाल पेंसिल से निशान लगा हुआ था। कहने लगे, हैदर अली ये खबर पढ़ो। अखबार के दूसरे सफे पर बड़ी सुर्खी के साथ खबर छपी हुई थी कि भारत का दहशतगर्द धर्मचंद, जिसे पुलिस अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी, जिला कचहरी के बाहर से पुलिस को जुल देकर फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर ली है और दूसरे शहरों की पुलिस को भी मुलजिम को पकड़ने के लिए अलर्ट कर दिया है। मैंने खबर पढ़ने के बाद भट्ट साहब से कहा, धर्मचंद इस वक्त कहाँ है? सुल्तान साहब बोले, हमने उसे एक खास खुफिया मकाम पर पहुंचा दिया है। अगर धर्मचंद के सारे देवता भी आ जाएं तो धर्मचंद का सुराग नहीं लगा सकेंगे। भट्ट साहब ने कहा, कल के अखबारों में धर्मचंद को गिरफ्तार करने वाले या उसका सुराग बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम के ऐलान का इश्तिहार भी छप जाएगा। सुल्तान साहब बोले, इश्तिहार में धर्मचंद दहशतगर्द की तस्वीर भी दी जाएगी। वैसे ये खबर आज शाम तक भारतीय सिफारत खाने के जरिए भारत के प्रेस को भी मिल जाएगी और कल भारत के अखबारों में भी छप जाएगी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि अपना मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। वो बोले, हम तुम्हें यही कहने आए थे कि अब तुम तैयारी शुरू करो। मैंने भट्ट साहब को जवाब दिया, भट्ट साहब मैं तो खुद मैदान जंग में उतरने को बेताब हूँ, मुझे बताइए कि यहाँ से निकलना कब है? सुल्तान साहब बोले, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कल आधी रात के बाद रात के 3 बजे का टाइम तय हुआ है। हम कल शाम को यहाँ आ जाएंगे, बस तुम तैयार रहना। आप मुझे हर वक्त तैयार पाएंगे। मैं पाकिस्तान के दुश्मनों पर कारी वार लगाने के वास्ते बेचैन हूँ। उसके बाद भट्ट साहब ने जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला। ये भारतीय पंजाब का नक्शा था। वो मुझे समझाने लगे कि बटाला का स्टेशन अमृतसर शहर से 45-46 मील के फासले पर वाक़ है। रास्ते में कादियान का स्टेशन आता है। कादियान से 3 मील के फासले पर मगरिब की समत धर्मचंद का गांव हरचोवाल है, मगर मुझे अभी सीधे बटाला जाना होगा। उन्होंने कहा, बटाला में सत करतारिया गुरुद्वारे के पीछे एक बाजार है। शिवा का मंदिर उसी बाजार में है। उस मंदिर को शिव जी का मंदिर भी कहते हैं और पार्वती जी का मंदिर भी कहते हैं, मगर ये शिव मंदिर के नाम से ज्यादा मशहूर है। तुम्हें सीधा उस मंदिर में पहुंचना है।
अव्वल तो वहां पर मौजूद भारतीय दहशतगर्द तुम्हें पहचान कर खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, दूसरी सूरत में तुम्हें खुद उन्हें तलाश करना होगा। इस काम के लिए निहायत अक्लमंदी, होशियारी, एहतियात और कयाफा शनासी से काम लेना होगा। जिस खुफिया कोड जबान में तुम हमें अशद जरूरत के वक्त कोई पैगाम दोगे वो तुम्हें जबानी याद करवा दिया गया है और सिग्नल के इशारे भी समझा दिए गए हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह से जबानी याद हो गया है, लेकिन क्या उसके लिए मुझे कोई ट्रांसमीटर या वायरलेस सेट साथ ले जाना पड़ेगा? सुल्तान साहब कहने लगे, हम तुम्हें अमृतसर में एक आदमी का पता देंगे, उसका हुलिया और असली नाम और जिस नाम से वो अमृतसर में रह रहा है वो भी बता देंगे। हम तुम्हारे जाने के बाद उसे भी तुम्हारे बारे में बता देंगे और तुम्हारा हुलिया वगैरह भी उसे मालूम होगा। तुमने अगर भारतीय पंजाब में रहते हुए हमें कोई जरूरी पैगाम भिजवाना हो तो तुम अमृतसर में उस अपने आदमी से जाकर मिलोगे। उसके पास वायरलेस सेट मौजूद है जहां से तुम हमें खुफिया कोड में पैगाम दे सकते हो। बगैर किसी जरूरत के तुम उस आदमी के पास हरगिज नहीं जाओगे। मैंने पूछा, क्या ये हमारा जासूस है? बट साहब कहने लगे, आज की दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां दूसरे मुल्क के जासूस मौजूद ना हो। पाकिस्तान में भी भारत के ऐसे जासूस जरूर मौजूद होंगे। ये लोग दूसरे मुल्क के सियासी, माशी हालात, फौजों की नक्लो हरकत के बारे में अपने मुल्क को बाखबर रखते हैं। हर मुल्क की खुफिया पुलिस इन जासूसों के पीछे लगी रहती है और पकड़े जाने की सूरत में बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इन पर मुकदमा चलाया जाता है और 7-8 साल के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जहां दो मुल्कों की आपस में जबरदस्त दुश्मनी हो, वहां जब ये जासूस पकड़े जाते हैं तो इन पर गैर इंसानी तशद्दुद किया जाता है और वहशियाना अज़ियतें दी जाती हैं। कई बार तो उन्हें गोली भी मार दी जाती है। इसलिए तुम्हें भारत में बेहद मोहतात होकर रहना पड़ेगा। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में हम यहाँ बैठकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। उसके बाद भट्ट साहब ने अपने उस आदमी का असली नाम बताया और वो नाम भी बताया जिस नाम से वो अमृतसर में भारतीय शहरी की हैसियत से रह रहा था। मैं ये दोनों नाम मुल्क की सलामती के पेश नजर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जांबाज लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भट्ट साहब ने मुझे उस आदमी का हुलिया भी बताया और वो पासवर्ड भी जिसको बोलने से हमें एक दूसरे से अपना तारुफ करवाना था। ये पासवर्ड एक मुकालमे की शक्ल में था जिसका जिक्र भी यहाँ नहीं किया जाएगा। मैंने ये पासवर्ड अच्छी तरह याद कर लिया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब दूसरे रोज रात का अंधेरा होते ही आने का कहकर चले गए। अगला दिन मैंने बाज कोड अल्फाज को जबानी याद करने में गुजार दिया। ये अगस्त का महीना था, बारिशें खूब हो रही थी, मगर अब बरसात का जोर खत्म हो चुका था क्योंकि अगस्त के महीने के आखिरी दिन थे। रात का अंधेरा खत्म होते ही भट्ट साहब और सुल्तान साहब अपनी छोटी सी पुरानी जीप में सवार होकर आ गए। वो मेरे लिए खद्दर का एक पुराना कुर्ता और पाजामा और चप्पल अपने साथ लाए थे। ये पाजामा तंग मोरी का था जैसा कि भारत के हिंदू पहना करते हैं। मुझे भारतीय करेंसी में 50-60 रुपए भी दिए गए। हमने एक साथ बैठकर खाना खाया। रात 10 बजे तक भट्ट साहब और सुल्तान साहब मुझे बात जरूरी बातें अच्छी तरह समझाते और ज़हन नशीन करवाते रहे। फिर सुल्तान साहब ने कहा, हैदर अली, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम तुम्हें वक्त पर जगा देंगे। तुम्हारे लिए 2-3 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मैं दूसरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। छत के साथ पंखा चल रहा था। मैं सोचने लगा कि मौत के जिस मिशन पर मैं जा रहा हूँ, क्या वहाँ से जिंदा वापस आ सकूंगा? ये मैं महज तकाज़ाए बशरी के तहत सोचने लगा था। दूसरे लम्हे मैंने इस किस्म के कमजोर ख्यालों को अपने जहन से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि इस किस्म की बातें सोचने वाला कमांडो दुश्मन से लड़ नहीं सकता। मुझे अपनी प्यारी और मोहब्बत करने वाली बीवी ज़ेबुन्निसा का ख्याल आ गया। उसकी शक्ल मेरी आंखों में फिरने लगी। फिर वो मंजर याद आ गया जब उसके वैगन के परखचे उड़ गए थे और वो आग के शोलों में बदल गई थी जिसमें मेरी बीवी सवार थी। मेरा खून खौल उठा। मुझे उन मासूम औरतों, बच्चों और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों का ख्याल आने लगा जो भारत के दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान में शहीद हो गए थे। मैं भारत के दहशतगर्दों से अपनी बीवी और अपने शहीद पाकिस्तानी भाई बहनों का बदला लेने के लिए बेचैन था। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती मैंने बुझा दी थी। कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा मैं अंदर ही अंदर इंतकामी जज्बात से खौलता रहा। फिर लेट गया और अपने ऊपर नींद तारी करने की कोशिश की। फिर मुझे नींद आ गई। जिस वक्त भट्ट साहब ने मुझे जगाया उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया। जो भारतीय कपड़े वो मेरे लिए लाए थे वो कपड़े पहने। मुझे एक बार फिर खुफिया कोड के अल्फाज की मशक करवाई गई, क्योंकि ये कोड मैं लिख कर अपने पास नहीं रख सकता था। मुझे इसे याद करना था। जब सब तैयारी मुकम्मल हो गई तो हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आकर मैंने देखा कि आसमान पर एक भी सितारा नहीं था। बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं भट्ट साहब और सुल्तान साहब के साथ जीप में बैठ गया। भट्ट साहब जीप खुद चला रहे थे। जीप कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। ये कच्ची सड़क बंजर मैदान से होती हुई एक पक्की सड़क पर आ गई। उस सड़क पर जीप कोई 10-15 मिनट तक चलने के बाद एक बार फिर कच्चे रास्ते पर पड़ गई। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के हयूले नजर आ रहे थे। न मैंने उनसे पूछा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, न उन्होंने कुछ बताया।
हम तीनों खामोश बैठे थे और जीप कच्चे मैदान में तेजी से जा रही थी। कोई आधे घंटे के बाद हमारी जीप एक जगह दरख्तों के नीचे जाकर रुक गई। बट साहब और मैं जीप में बैठे रहे। सुल्तान साहब बोले अपना आदमी यहीं कहीं होगा। फिर वो जीप से उतरे और दरख्तों की तरफ चले गए जहाँ काफी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके साथ एक आदमी भी था। जीप की बत्तियां बुझी हुई थी। वो आदमी धुंधला सा नजर आ रहा था। लिबास से वो कोई देहाती लगता था। यह आदमी जीप से चंद कदमों के फासले पर आकर रुक गया। सुल्तान साहब अकेले हमारी तरफ आए और मुझसे मुखातिब होकर बोले, दोस्त हम तुम्हें खुदा के सुपुर्द कर रहे हैं। यह आदमी तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत में पहुंचा देगा। सुल्तान साहब और बट साहब बारी बारी मुझसे गले मिले। बट साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, सारी कौम इस वक्त सो रही है, सिवाय हम दोनों के और किसी को मालूम नहीं कि तुम इस अज़्म के साथ मौत के मुंह में जा रहे हो कि कौम सुख की नींद सो सके। तुम्हारी ये कुर्बानी कौम की नजरों से ओझल रहेगी, मगर खुदा के दरबार में तुम्हें इसका बड़ा अजर मिलेगा। मैंने अपने जज्बात को जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। इससे आगे मैं कुछ न कह सका। बट साहब जीप के पास ही खड़े रहे। सुल्तान साहब मुझे लेकर उस देहाती के पास आ गए जो अंधेरे में खामोश खड़ा था और जिसने मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाना था। सुल्तान साहब ने उस आदमी का नाम लेकर कहा, जाओ होशियार होकर जाना। उस देहाती ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह मालिक है, और मुझे अपने साथ लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। ये खेत कहीं कहीं थे। जमीन ज्यादातर बंजर थी। सिर्फ एक पतली सी पगडंडी थी जिस पर हम चले जा रहे थे। मेरा गाइड आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। महसूस हो रहा था कि आसमान पर बादल झुके हुए हैं और किसी भी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। मुझे सुल्तान साहब ने जीप में ही हिदायत कर दी थी कि मैं अपने गाइड से बगैर अशद जरूरत के कोई बात न करूं। ये देहाती गाइड भी बड़ी खामोशी से चला जा रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। बादलों की वजह से अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया था, लेकिन इस अंधेरे में कुछ दूर चलने के बाद दरख्तों के धुंधले से खाके नजर आना शुरू हो गए थे। खेतों का सिलसिला खत्म हो गया और बंजर मैदान आ गया। यहाँ जमीन बिल्कुल चटियल थी। दूर दूर दरख्तों के स्याह खाके जरूर दिखाई दे रहे थे। फिर एक खाला आ गया। हम उसके पुल पर से गुजर गए। ये सेम का नाला मालूम होता था। अंधेरे में मुझे उसके पानी की एक झलक नजर आई थी। मेरा गाइड अब मेरे साथ चलने लगा था। एक जगह पहुंचकर उसने मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वो आगे चला गया। थोड़ी दूर तक वो मुझे नजर आता रहा, फिर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं रात के अंधेरे में जमीन पर बैठा इधर उधर देख रहा था। हर तरफ खामोशी थी। हवा भी बंद हो गई थी। बादल झुके हुए थे। 1 मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था। मेरे गाइड ने मुझसे कहा, ये तुम्हें आगे ले जाएगा। ये कहकर उसने मुझे दूसरे आदमी के हवाले कर दिया और जिधर से मुझे लेकर आया था उधर को चल दिया। नए गाइड ने मुझे पंजाबी में आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम कोई मील 1.5 मील चले होंगे। ये सारा इलाका सुनसान और गैराबाद था। फिर ऊंचे नीचे टिब्बे शुरू हो गए। इन टिब्बों के दरमियान ऊंचे ऊंचे सरकंडों की झाड़ियां उगी हुई थीं। उसके बाद हम कहां से गुजरे ये आपको बताने की जरूरत नहीं। हम टिब्बों और सरकंडों के बीच से गुजरते गुजरते एक नहर के पास आ गए। गाइड मुझे लेकर नहर के किनारे किनारे चलने लगा। एक जगह से हम नहर का पुल पार करके दूसरी तरफ खेतों में आए तो किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। गाइड ने मुझे कंधों से पकड़कर अपने साथ नीचे बिठा लिया। गाड़ी के इंजन की आवाज हमारे करीब होकर गुजर गई। हम ऊंची फसल में बैठे हुए थे। जब गाड़ी, जो शायद कोई जीप थी, दूर निकल गई तो गाइड ने कहा, आ जाओ। हम खेतों में चलने लगे। मुझे दूर कुछ रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। खेत खत्म हो गए तो मेरे गाइड ने रुकते हुए कहा, तुम इस वक्त भारत में हो। ये सामने सिखों के कस्बे अट्टारी की रोशनियां हैं। आगे तुम्हें पक्की सड़क मिलेगी। वो सड़क तुम्हें अमृतसर पहुंचा देगी। जब तक दिन की रोशनी ना हो जाए तुम पक्की सड़क पर ना आना। खेतों खेत चलते जाना। दिन निकल आए तो बेशक सड़क पर आ जाना। तुम्हें कोई ना कोई बस जरूर मिल जाएगी। उधर बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों में काम करने वालों को लेकर अमृतसर से बसें चलना शुरू हो जाती हैं। कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि भल्ला साहब के कारखाने से रात को ड्यूटी देकर आ रहा हूँ। भल्ला साहब के कारखाने में बिजली का सामान तैयार होता है। बस अब जाओ। वो मुझसे जुदा हो गया। मैं आगे चल पड़ा। इससे पहले जायरीन की एक जमात के साथ मैं लाहौर से दिल्ली गया था। अमृतसर के स्टेशन से हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने अमृतसर का स्टेशन देखा हुआ था। ये सारा इलाका मेरे लिए अजनबी था। काले काले दरख्तों की एक कतार दूर तक चली गई थी। इन दरख्तों के दरमियान पक्की सड़क थी। सड़क को मैंने करीब से देखा और गाइड की हिदायत के मुताबिक उससे हटकर खेतों खेत सड़क के बिल्कुल मुतवाजी चलने लगा। उस वक्त आसमान पर सुबह की धुंधली सी सफेदी बादलों के पीछे से जाहिर होने लगी थी। मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। मैं चलते चलते कुछ थक भी गया था।
एक जगह बैठ गया कि दिन की रोशनी हो जाए तो सड़क पर आ जाऊं और किसी बस वगैरह में सवार होने की कोशिश करूं। अटारी के कस्बे की रोशनियां, जो यकीनन वहां किसी कारखाने की रोशनियां थी, अब थोड़ी पीछे रह गई थी। मैं भारतीय हिंदू धर्मचंद के रूप में दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था। इस किस्म के एडवेंचर और जासूसी के मिशन का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। मुझे हर तरह से ब्रीफ कर दिया गया था और मैं खुद एतमादी के साथ हिंदी जबान में भी बात कर सकता था, लेकिन मेरी एक कमजोरी भी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था और वो मेरा राज फाश कर सकती थी। ये कमजोरी अपने वतन पाकिस्तान में मेरी सबसे बड़ी ताकत और शनाख्त थी, मगर दुश्मन हिंदू मुल्क में यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो कमजोरी ये थी कि मेरे मुसलमानी हो चुकी थी। ये कमजोरी मुझे दुश्मन के आगे बेनकाब करके मेरी असलियत जाहिर कर सकती थी। दूसरी बात जिसका मुझे उस वक्त अचानक ख्याल आ गया था, ये थी कि भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की कमर पर शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ का स्वास्तिका का निशान गदा हुआ था। मैं अगरचे भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद का भेस बदल कर अपने मिशन की तकमील के लिए भारत में दाखिल हुआ था, मगर मेरी कमर पर स्वास्तिका का वो निशान गुदा हुआ नहीं था जो असली धर्मचंद की कमर पर था। हैरानी की बात है कि उसका ख्याल सुल्तान साहब और भट्ट साहब को भी नहीं आया था, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी कमर पर स्वास्तिका का निशान गोदा या बनाया जा सकता था। मुझे इन दोनों कमजोरियों को अपनी नजरों के सामने रखकर कदम उठाना और मंसूबाबंदी करनी थी। सुबह की रोशनी बढ़ती चली जा रही थी। खेत और दूर सड़क के किनारे साफ नजर आना शुरू हो गए थे। एक जानिब एक सिख खेतों में हल चलाता भी नजर आया। मैं चुपके से उठा और पक्की सड़क पर आकर अमृतसर की तरफ रुख करके चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।